सुबह के करीब 10 बज रहे थे। सदाशिव अपने बड़े भाई विजय को छोड़ने के लिए चंद्रपुर बस स्टैंड पर आया था। नागपुर जाने वाली गाड़ी कुछ ही मिनट में निकलने वाली थी। सदाशिव अपने भाई के गले लगते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना भैया और अपनी राजी खुशी खत लिखकर बताते रहना। विजय अपने हाथ में सूटकेस उठाते हुए कहता है, तुम भी माँ का और अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। और हाँ, चिंता मत करना, मैं मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहूंगा। अब चलता हूँ। बस निकलने के लिए तैयार थी। विजय बस में बैठ जाता है और खिड़की से बाहर झांक कर हाथ हिलाते हुए अपने भाई को अलविदा कहता है। सदाशिव भी अपने भाई को सफर के लिए शुभकामनाएं देते हुए अलविदा कहता है और बस नागपुर के लिए निकल पड़ती है। विजय एक 25 साल का नौजवान लड़का था जिसकी नागपुर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगी थी। उसके पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। घर में सिर्फ माँ और एक छोटा भाई था जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। विजय कंपनी में पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विभाग में कार्यरत था। उसने कुछ ही दिनों में वहाँ का काम समझकर सीख लिया था। विजय अपना काम मन लगाकर ईमानदारी से करता था। उसके वहाँ कई दोस्त थे, लेकिन वहाँ रवि नामक उसका एक अच्छा दोस्त बन गया था। दोनों साथ ही एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रोज 8 घंटे की शिफ्ट, रात को दोस्तों के साथ मिलकर भोजन करना, फिर रविवार के दिन कहीं घूमने जाना और महीने के अंत में मिलने वाली तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा मनी ऑर्डर से अपने घर भेजना। कुछ ऐसा उसका सरल और सीधा जीवन क्रम था। महीने की 1 तारीख को तनख्वाह मिलने पर विजय अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मनी ऑर्डर करने रवि के साथ जब पोस्ट ऑफिस आया। मनी ऑर्डर की प्रक्रिया पूरी करके जब वे निकल रहे थे तब रवि ने अपने दोस्त विजय से पूछा, यार विजय, तू जितना भी कमाता है उसका ज्यादातर हिस्सा घर भेज देता है, अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं रखता। तुझे नहीं लगता कि तुझे अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए? ये बात सुनकर विजय रवि की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, देख यार, मेरा भाई और मेरी माँ ही मेरा भविष्य है। बचपन में हमारे बाबा के गुजर जाने के बाद एक माँ ही थी जिसने हम दोनों भाइयों को संभाला। खुद कम खाना खाकर हमें पेट भर खिलाया। मैं उनके लिए जितना भी करूँ वो कम है। विजय की ये बात सुनकर रवि भावुक हो गया। रवि विजय के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, सही कहा तूने दोस्त, हर बेटे को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। मैं तो अनाथ हूँ, इसलिए परिवार क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं, लेकिन तू बड़ा नसीब वाला है, तेरे पास परिवार है। इतना कहते ही रवि भावुक हो जाता है। विजय उसे सांत्वना देते हुए कहता है, अपने आप को अकेला मत समझ, मैं हूँ ना तेरा भाई और मेरा परिवार भी तो तेरा परिवार है। विजय की ये बात सुनकर रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। दोनों दोस्त भावुक होकर गले मिलते हैं। कभी कभी छुट्टी लेकर दोनों एक साथ गांव जाते। रवि अब विजय के घर का एक हिस्सा बन चुका था और परिवार की कमी पूरी होने से वो काफी खुश था। दिन बीतते गए। अब विजय को वहाँ काम करते हुए 1 साल बीत चुका था। ऐसे ही दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब बदनसीबी उसे बिगाड़ने के लिए एक पत्थर फेंकती है, जिससे शांत पानी की तरह बहने वाली जिंदगी में हलचल मच जाती है। कुछ ऐसी ही एक मुसीबत विजय का इंतजार कर रही थी। दिन अच्छे से गुजर रहे थे और विजय को वहां काम करते 1 साल होने को आया था जब पूरे देश में आर्थिक मंदी का माहौल तैयार हो रहा था। उत्पादन ज्यादा लेकिन चीजों की मांग कम होती जा रही थी। देखते ही देखते पूरे देश में आर्थिक मंदी ने कहर कर दिया था, जिसने छोटे और बड़े पैमाने के सभी व्यापारियों और कारागिरों को अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी बड़ी
कंपनियां दिवालिया हो रही थी और बाकी बची कंपनियों ने अपना खर्चा कम करने के लिए अपने ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। विजय की कंपनी ने भी यही तरीका अपनाया। कंपनी ने अपने ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें विजय भी शामिल था। कंपनी ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें विजय का नाम भी शामिल था। एक सुबह जब विजय काम पर आया तब उसने देखा कि नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई है। उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था। विजय धीरे धीरे चलते हुए नोटिस बोर्ड की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। भीड़ में जगह बनाते हुए उसने एक नजर उस लिस्ट पर घुमाए। अपना नाम उस लिस्ट में देखकर विजय के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। कंपनी से निकाले गए सभी वर्कर्स बड़े ही चिंतित थे और सोच रहे थे कि जीवन यापन करने के लिए अब आगे क्या जाए। कुछ तो दुख में विलाप कर रहे थे। विजय भी दुखी होकर जमीन पर बैठ गया था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी माँ और छोटे भाई का चेहरा आ रहा था। वो उदास होकर ये सोच रहा था कि नौकरी तो चली गई, अब अपना गुजारा कैसे होगा, भाई की पढ़ाई और माँ की देखभाल कैसे करूँगा, कहाँ से लाऊंगा पैसा, कहाँ से लाऊंगा घर के लिए राशन और कैसे से दूंगा दिवाली पर अपने परिवार वालों को तोहफे। विजय ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब विजय पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ और कोई नहीं बल्कि रवि खड़ा था। रवि भावुक होकर कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई तू फिक्र मत कर, मेरी नौकरी अभी सलामत है। मैं मैनेजर साहब से बात करता हूँ, मैं उन्हें कहूँगा तुम्हारी जगह मुझे निकाल दे और तुम्हें वापस काम पर रख ले, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। विजय निराशा भरे लहजे में कहता है, शुक्रिया दोस्त, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, मुझे अपनी समस्या का हल खुद ढूंढना होगा। फिक्र मत कर, मुझे किसी और जगह काम मिल जाएगा। ये सुनकर रवि झल्लाकर कहता है, तू पागल हो गया है, देख नहीं रहा कि हर तरफ मंदी का माहौल है, ऐसे में तुझे दूसरा काम कहाँ से मिलेगा। मेरी बात मान, मेरी जगह तू ले ले, क्योंकि तुझे अपने परिवार को पालना है। और रही मेरी बात तो मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरी जरूरतें कम है, मैं कुछ और कर लूंगा अपने लिए। विजय अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ते हुए कहता है, माना कि आज तू अकेला है, लेकिन कल तेरी शादी होगी और तेरा भी परिवार होगा। मेरे लिए तू अपना भविष्य मत बिगाड़, इस मुसीबत का हल मैं निकाल लूंगा। मेरे भाई उसने दर्द दिया है तो दवा भी वही देगा। चल अब अपने कमरे पर जाकर मुझे अपना सब सामान भी समेटना है, कल सुबह अपने गांव के लिए निकलना पड़ेगा। अब यहाँ से तो मेरा दाना पानी उठ चुका है। विजय निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। उसे जाता हुआ देख रवि उसे रोकते हुए कहता है, रुक विजय, मैं भी आ रहा हूँ। दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। अपने किराए के मकान में आकर विजय अपना सभी सामान और कपड़े 2 बड़े सूटकेस में पैक करके रख देता है। सुबह की 9 बजे वाली ट्रेन से उसे घर वापस जाना था। रात हो चुकी थी। रवि खाना बना रहा था और विजय शून्य में अपनी नजरें टिकाए बैठा हुआ था। तभी रवि उसे खाना खाने के लिए आवाज देता है। दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन आज विजय का ध्यान कहीं और था और उसने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया था। रवि उसकी बेचैनी समझ रहा था, लेकिन वो विजय की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन अभी भी नींद विजय की आंखों से दूर थी। उसके दिमाग में भविष्य की चिंताएं किसी भूखे शेर की तरह अपना मुंह फाड़े खड़ी थी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है, विजय को पता भी नहीं चलता। विचारों की कैद से आजाद करके नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। सुबह रवि विजय को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आता है। ट्रेन निकलने के लिए तैयार खड़ी थी। रवि कहता है, सुन विजू, तुझे कभी भी और किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी तो बेझिझक मुझसे कह देना और अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूँ तेरे साथ। विजय भावुक होकर कहता है, शुक्रिया दोस्त, मैं जानता हूँ तू हमेशा मेरे साथ है, ठीक है।
अब मैं निकलता हूँ। दोनों भावुक होकर गले मिलते हैं। विजय ट्रेन में बैठ जाता है और आंखों में आंसू लिए दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। विजय अब वापस अपने घर आ चुका था। अब तक उसके घर वालों को ये खबर मिल चुकी थी कि विजय की नौकरी चली गई है। विजय की माँ उसका ढाढ़स बंधाते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आज दुख के बादल है तो क्या हुआ, ये बुरा समय भी बीत जाएगा और तू क्यों चिंता करता है, मेरा काम अभी चल रहा है ना। विजय की माँ बड़े लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती थी। विजय का भाई कहता है, दादा तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल से कोई काम ढूंढना शुरू कर देता हूँ, ये पढ़ाई लिखाई होती रहेगी बाद में। विजय उससे टोकते हुए कहता है, नहीं तू अपनी पढ़ाई नहीं रोकेगा, तुझे पढ़ना है और पढ़कर बड़ा अफसर बनना है। अभी मैं हूँ। सदाशिव हामी भरते हुए कहता है, ठीक है दादा, लेकिन मैं बच्चों की ट्यूशन लेकर घर में कुछ मदद तो दे ही सकता हूँ। विजय कहता, कुछ नहीं, बस एक लंबी सांस भरते हुए फिर से अपने ख्यालों में कहीं खो जाता है। उस दिन से विजय के जीवन में कड़ा संघर्ष शुरू हो गया था। वो जहाँ भी जाता उससे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों ने भी उससे अपना मुंह मोड़ लिया था। जो रिश्तेदार पहले उससे पूछा करते थे वही आज उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। वो दौर था ही ऐसा, आम आदमी हो या फिर कोई व्यापारी, सबकी हालत मंदी ने टाइट करके रखी थी। हर जगह बेरोजगारी बढ़ रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब विजय को एक सलून में बाबा का काम मिल गया था। उसका भाई भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने में मदद करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात जब दिन भर काम करके विजय थक कर अपने बिस्तर पर सो रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। उससे अपना शरीर हवा से भी हल्का लग रहा था, मानो वो हवा में तैर रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठाकर कहीं ले जा रही है। उसकी आंखें खुली थी और वो सब कुछ सिर्फ देख पा रहा था। विजय हिलने की कोशिश करता है लेकिन हिल नहीं पाता है, मानो उसका शरीर उसके नहीं बल्कि किसी और के नियंत्रण में हो। विजय हवा में तैरते हुए कहीं जा रहा था। उस जगह पे काफी अंधेरा था, इतना कि विजय को अपने हाथ पैर भी नहीं दिखाई दे रहे थे, मानो अंधेरे ने रोशनी को पूरी तरह से निगल लिया हो। कुछ देर बाद उससे सामने एक हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है। विजय उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। विजय जैसे जैसे पास जा रहा था वैसे वैसे वो रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। विजय और पास जाकर देखता है, तब उससे पता चलता है कि वो पीली रोशनी एक संदूक में से आ रही थी। विजय उस संदूक के पास पहुंचता है और जैसे ही उस संदूक को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही वो संदूक वहां से गायब हो जाता है और तभी विजय की नींद खुल जाती है। विजय पसीने से लथपथ हो चुका था। उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। वो अपने बिस्तर से उठकर बाजू में रखे तांबे के लोटे से गट गट करके पानी पीने लगता है और फिर पसीना पोंछ कर सोने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से कहीं से कुछ आवाज आती है। वो आवाज ऐसे थी जैसे बहुत सारे सिक्के एक साथ बज रहे हो। ऐसे सिक्कों के खनकने की आवाज सुनकर विजय चौंक जाता है। वो अपने आसपास देखता है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। विजय तुरंत अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखता है लेकिन बाहर भी कोई नहीं था। वो फिर से अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोने की कोशिश करता है लेकिन फिर अचानक कहीं से दोबारा उसे वैसे ही सिक्कों के खनकने की आवाज आती है। विजय पास ही में सो रहे अपने भाई सदाशिव को उठाकर पूछता है, उठो सदाशिव। सदाशिव गहरी नींद में था। विजय उसे फिर से जोर से हिलाकर उठाते हुए कहता है, सदाशिव उठो। सदाशिव अपनी आंखें मलते हुए उठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ दादा, क्यों उठाया मुझे? तब विजय सदाशिव से पूछता है,
क्या तुम्हें कोई सिक्कों की खनखनाहट की आवाजें आ रही है? सदाशिव जम्हाई लेते हुए कहता है, कैसी आवाज भैया, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। विजय थोड़ा झल्लाते हुए कहता है, ध्यान से सुनो, ऐसी आवाज आ रही है जैसे एक साथ कई सारे सिक्के खनक रहे हो। मुझे तो ऐसी आवाजें आ रही है, क्या तुम्हें नहीं आ रही? सदाशिव नींद में ही इधर उधर देखता है और सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी भी तरह की कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। वो विजय से कहता है, दादा मुझे तो किसी भी सिक्के की खनकने की आवाज नहीं आ रही। तुम शायद थक गए होंगे, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ होगा। सो जाओ, अभी कल सुबह बात करेंगे। इतना कहकर सदाशिव सो जाता है और अब विजय को भी वो सिक्कों के खनकने की आवाज सुनाई देना बंद हो गया था। विजय भी इसी संभ्रम और उलझन के साथ सो जाता है। सुबह हो गई, लेकिन विजय कल रात उसके साथ हुई उसी अजीब घटना के बारे में सोच रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात जो कुछ भी उसने महसूस किया वो सब सच था या उसका वहम। उसे याद था कि उसने सिक्कों के खनकने की आवाज सुनी थी। विजय मन में सोचते हुए खुद से कहता है, क्या कल रात वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? क्या सच में कोई ऐसी आवाजें आ रही थी? अगर ये सब सच है तो फिर सदाशिव को वो आवाज कैसे नहीं सुनाई दी? हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। हाँ, ये जरूर मेरा वहम ही होगा, वरना ये आवाजें सदाशिव को भी सुनाई देती। कल मैं कुछ ज्यादा ही थक चुका था और शायद इसीलिए मुझे ये भ्रम हुआ होगा। 8 बज चुके थे और विजय को अपने काम पर जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए विजय अपने काम में लग गया। दिन भर अपने काम में व्यस्त रहने से वो कल रात वाली बात भूल गया था। रात को विजय थोड़ा देर से घर लौटा। कल की ही तरह आज भी वो काफी थक चुका था, इसलिए खाना खाने के थोड़ी देर बाद वो सो गया। आधी रात गुजर चुकी थी। आज फिर से उसे सिक्कों के खनखनाहट की आवाज सुनाई दी। उसे उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा। हवा में तैरते हुए वो अंधेरी दुनिया में खींचा चला जा रहा था, जहां कुछ दूर जाने पर उसे वही हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी जो एक संदूक में से आ रही थी। जैसे ही विजय ने उस संदूक को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो संदूक तुरंत वहां से गायब हो गया। विजय हड़बड़ाकर जाग उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। ये विचित्र घटना उसके साथ दोबारा घटी थी। ये सब विजय की सोच से परे था। अगली 2 रातों तक विजय को वैसी ही आवाजें आती रही और वही सपना जिसमें उसे संदूक दिखाई देता था, और जैसे ही वो उसे छूने आगे बढ़ता वैसे ही वो संदूक गायब हो जाता था। ये सिलसिला अगली 2 रातों तक चला। दूसरे दिन सुबह विजय सैलून में एक आदमी की दाढ़ी बनाते वक्त पिछली रात के अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए कहीं खो जाता है। एक ही सपना उसे बार बार दिख रहा था। क्या ये कोई सपना था या फिर किसी तरह का कोई संकेत? उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। जैसे सपने में वो कौन सी जगह थी? क्या वो संदूक सच में वहां था? उसे हाथ लगाते ही वो संदूक गायब क्यों हो गया? सिक्कों की खनखनाहट की आवाज सिर्फ उसे ही क्यों सुनाई देती है? सदाशिव को क्यों नहीं सुनाई देती? क्या था वो सब? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे, जिस वजह से दाढ़ी बनाने से उसका ध्यान हटता जा रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि उससे गलती से उस आदमी के गालों पर उस्तरा जरा जोर से चल जाता है, जिस वजह से उस आदमी के गालों पर एक छोटा कट आ गया था, जिससे काफी खून बह रहा था। वो आदमी दर्द से कराह रहा था। उस आदमी को विजय पर काफी गुस्सा आता है। गुस्से से भरा वो आदमी विजय को खूब खरी खोटी सुनाता है। विजय उस आदमी से अपने गलती के लिए माफी मांग रहा था। तभी वहां पर सैलून का मालिक आ जाता है। जब उसे विजय की गलती का पता चलता है
तब वो भी उसे सबके सामने भला बुरा कहने लगता है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी देता है।